नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 हाशियाकरण से निपटारा। पिछले अध्याय में हमने दो अलग अलग समूहों में असमानता, भेदभाव और उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा है। ये समूह भले ही कम ताकतवर हो, लेकिन उन्हें अलग थलग कर दिए गए हैं या औरों के वर्चस्व का विरोध किया है, अपनी आवाज़ उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिकार व शिक्षा एवं आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए वे तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। संघर्ष का मौका सा रास्ता चुना जाएगा। यह हर एक मामले में हालात पर निर्भर करता है, जिससे हाशियाई समुदाय रहते हैं। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों के व्यक्तियों या असमानताओं से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। आज़ादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष दलीलें जारी हैं, क्योंकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश में आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोग अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा लिया। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि हाशियाई समूह अपने संघर्ष के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं। हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानून की शक्ल कैसे दी जाती है। यहाँ पर इस बात पर विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस किस तरह के नीतिगत प्रयास किए गए हैं। मौलिक अधिकारों का उपयोग। जैसा कि आपने पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इस सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया जाता है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार के सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्हें भी अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, यह अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इस कानून को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष के बाद से ही सरकार के मौलिक अधिकारों की भावना अनुरूप नए कानून बने। संविधान अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता, छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई व्यक्ति दलित को पढ़ने, मंदिरों जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार में इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एवं दंडनीय अपराध है। संविधान में ऐसे दूसरे अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ। उदाहरण के लिए संविधान अनुच्छेद 15 में कहा गया है, भारत किसी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार पर हनन करने पर दलित के इस प्रभाव का सहारा लेते हैं। सरकार उनके साथ वही बर्ताव नहीं करती है जो मौलिक अधिकारों का सहारा लेते हैं। उन्हें बार बार सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। इसी तरह के मुसलमानों तथा अल्पसंख्यकों समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और संस्कृति, शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता अधिकार पर जोर दिया है। जहाँ तक संस्कृति, शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी संस्कृत धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों को व्यवस्था करके संविधान में ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि समूहों की संस्कृतियों पर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और न ही वह नष्ट हो। हाशियाई तबकों के लिए नए कानून। जैसा कि आपने पहले पढ़ा, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह की कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं। बहुत सी चीज़ें
बहुत सी नीतियाँ योजनाएं किसी समिति की सिफारिश या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित है। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराया जा सके। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। संविधान को लागू कराने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करते हैं। उदाहरण के लिए कई स्थान पर दलित और आदिवासी सरकार की ओर से मुफ्त रियायती दरें छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें जो मुल्की है उनके पास इलाकों को उपलब्ध नहीं हो। कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह महत्वपूर्ण कानून नीति है। यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों के लिए सीट आरक्षण का कानून महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और निपुणताएं हासिल करने के अवसर वंचित रखा गया है, लोकतांत्रिक सरकार के इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आपकी राय में दलितों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका एक कारण बताएं। दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। हाशियाई समुदायों और भेदभाव शोषण से बचाने के लिए नतीजों के अलावा हमारे देश में कई कानून बनाए गए हैं। आइए यह सच्ची घटना पर आधारित एक केस स्टडी को पढ़ें, जानें अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि रचनात्मक को परंपरागत रस्म निभाने के लिए जिन तरह के मजबूर किया जा रहा है वह उसके पूछे मौलिक अधिकारों का हनन है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि दलित परिवार शक्तिशाली जातियों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। यह कानून 1989 में दलितों द्वारा अन्य समुदायों की मांग के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक के लिए ठोस कार्रवाई करें। इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशक में आदिवासियों ने खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई बल्कि अपनी जमीन संसाधनों को हासिल करने के लिए आंदोलन चलाया। आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ जमकर हिंसा हुई। यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची है। इसमें कई अपराध तो भयावह है, इसके बारे में सोच कर ही दिल दहल जाता है। इस कानून में न केवल भयावह अपराधों का उल्लेख है बल्कि यह कानून इस बात की इशारा भी करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य करते हैं। इस प्रकार तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीकों को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं। क्या आप 1989 के कानून में दो प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं? शब्द संकलन को देखें और अपने शब्दों में लिखें। नैतिक रूप में निंदनीय पद पर आप क्या मतलब समझते हैं? हाथ में मैला उठाने का कलंक। सिर पर मैला उठाने से आप क्या समझते हैं? पृष्ठ 14 में दिए गए मौलिक अधिकारों की सूची को दोबारा पढ़ें और ऐसे दो अधिकारों का उल्लेख करें जिनका प्रथा के जरिए उल्लंघन हो रहा है। सफाई कर्मचारी आंदोलन 2003 में जनहित याचिका क्यों दायर की? अपनी याचिका में उन्होंने किस बात पर आपत्ति व्यक्त की? 2005 में
याचिका पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 पारित किया। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है, यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन समुदायों के अधिकारों को समानता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। आदिवासियों की मांगें 1989 अधिनियम 1989 अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन अपने कब्जे में बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, अपनी जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापन में आदिवासियों को भारी परेशानी होती थी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिन लोगों की आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। निष्कर्ष: किसी अधिकार या कानून नीति को कागज पर लिख देने का यह मतलब नहीं है कि वह अधिकार या कानून नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इस प्रावधानों को अमली जमा पहनने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी चाहिए। बराबरी, इज्जत, सम्मान की चाहे कोई नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और संगठनिकता की प्रायिकता भी जारी रहनी चाहिए। अभ्यास: